अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इस हफ्ते मुतवक्के हैं। सबसे पहले डॉन लीक्स के ऊपर सुना तारिक फातमी को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और तारिक फातमी को फारिग किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तारिक फातमी ने वाकई ये लीक्स की तो किसके कहने पे की और क्यों कर की, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। अभी तो जब ये फैसला आएगा तो पंडोरा बॉक्स असल खुलेगा और बहुत अहम फैसला। तकरीबन 4.5 माह से जिसका सबको इंतज़ार था, पैनमा केस का सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, कार्रवाई उसकी तकमील को पहुंच गई है और अब सिर्फ उसका फ़ैसला आना बाकी है। और लगता ये है, कहने वालों का कहना है जो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को और अदालतों को समझते हैं, कि अगले 2-3 रोज़ के अंदर ये फ़ैसला मुतवक्के है। बट बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से मारवी सरमद साहिबा, समाजी कारकुन भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब, ना सिर्फ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं बल्कि हमारे सीनियर भी हैं और हम इनको देखते रहते हैं, इनसे रहनुमाई भी लेते रहते हैं। समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार, मेरे एक्स कॉलीग भी हैं और बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल एनालिस्ट एंड इंडिविजुअल, और इनकी हर दलील में बड़ा वज़न होता है। और मुझे ज्वाइन करेंगे अभी हमारे मोहतरम दोस्त फवाद चौधरी, बैरिस्टर हैं बाय प्रोफेशन लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक़ है। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले समी इब्राहिम साहब, ये जो डॉन लीक्स के ऊपर आ रहा है कि तारिक फातमी कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके किसी घर वाले को बचाया जा रहा है इसमें? जी बिल्कुल, ये पहले दिन से ही ये कोशिश हो रही है। और मैं आपको मुबशर ये बताऊं कि तारिक फातमी साहब अपने करीबी दोस्तों से ये कह चुके हैं कि अगर मेरा नाम लिया गया, इसमें मुझे मुलव्वस करार पाया गया, तो फिर मुझसे अगर पूछा गया तो मैं बिल्कुल खुलकर ये बात बता दूंगा कि मुझे किसने कहा था ये करने के लिए। और बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में ये समझते हैं कि जो मरियम साहबा अगर आपको याद हो तो वो 1 हफ्ते के लिए गई थी। उनका जो ट्वीट अगर आप निकाल के देखें, अब मेरा तो ख्याल है 1 महीना हो गया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई और ना ही अभी वापस आने का वो नाम ले रहे हैं। लेकिन मुबशर ये भी, अगर तारिक फातमी साहब को भी अलहदा किया जाता है किसी को बचाने के लिए, तो आप जरा थोड़ा सा देख लें। ये तरीका है मुस्लिम लीग नून का अपने साथियों को बचाने के लिए। इससे पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ISI के खिलाफ बातें की, उनको वजारत से हटाया गया, लेकिन वो उनके साथ रहे, उनको इतलात का शोबा दिया गया, नवाज शरीफ साहब के साथ रहे। फिर परवेज रशीद साहब को डॉन लीग के आगाज में हटाया गया, कुछ अर्सा वो गायब रहे, PID में फिर आ गए, जलसों में फिर आ गए। अभी अगर ये तारिक फातमी के लिए भी कुछ किया जाएगा तो ये सिर्फ एक आई वॉश होगा। और ये जो मैंने आपको तसलसल बताया, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो गुफ्तगू इन लोगों ने की है, डॉन लीक्स में जो कंटेंट है, ये इसकी अप्रूवल टॉप से आई है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करे तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, एंड आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म साहब की मशावरत से ये बात उनकी साहबजादी ने इसको एग्जीक्यूट किया। क्योंकि टेक्निकल जो सारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें मरियम साहबा को बाकायदा तौर पर उनका रिकॉर्ड पेश किया गया, वाइबर कॉल्स का। इसके अलावा जो सहाफी जिन्होंने ये खबर दी उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई, उसका भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। तो ये जो डिले है हुकूमत की तरफ से, वो सिर्फ यही है कि वो मरियम साहबा को बचाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब को इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहते। तो ये कुर्बानी के झूठे मूठे ये बकरे बना के पेश कर रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, मेरी यहाँ पर जिन अस्करी जराये से गुफ्तगू हुई है, वो ये कह रहे हैं कि डिले को आप ये मत समझे कि हमने को कंप्रोमाइज कर लिया है। जिसने इसमें अपना हिस्सा डाला है उसको सजा मिलेगी और किसी तरह पे भी डॉन लीक्स पर कंप्रोमाइज नहीं होगा, भले ये जितनी। मेरा तो ख्याल है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अगर तारिक फातमी का नाम आ रहा है तो ये कॉम्प्रोमाइज है। नहीं, तारिक फातमी साहब का नाम ये फैलाया जा रहा है, एक ये फिलर छोड़ा गया है कि जनाब ये इस पे जरा रिएक्शन आ जाएगा। तारिक फातमी की जो नाम है ये सिविल इंतजामिया अपने तौर पे कर रही है। अगर यही कुछ जब अस्करी इदारों के पास जाएगा उस आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये याद रखें, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ट्रायल चलना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसमें लोगों से पूछा जाएगा कि आपको किसने कहा। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कोई फाइनल चीज नहीं है। तो इसलिए इसको ये समझना कि अब जिसका नाम आ गया उससे जब इंक्वायरी होगी तो वो अगला नाम बताएगा। तो ये एक चेन है जो आगे चलेगी, ये कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। राइट समी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने सुना, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखिए मुबशर, तो कभी भी इस मामले में कोई अब बहुत खुशफहमी का शिकार नहीं रहा हूँ। और ऐसे आज नहीं, पिछले 3 साल में कई ऐसे मरहले आए जब हमारे जो मीडिया के सरखेलों ने
इस तरह के कोई वाक़यात या सानियात, कोई हादसात पर एक सिविल मिलिट्री रिलेशन के हवाले से कि बस अब पिंडी आप पारा तैयार बैठा है मियाँ साहब को बाहर करने का, परवेज़ रशीद बेचारी की कुर्बानी या फातमी साहब की कुर्बानी भी हो जाए। लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत एक सियासत का और सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इब्तदा ही से मियाँ साहब ने क्या नहीं करा उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। पिंडी आप पारा से हमारे शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकात बड़े अच्छी तरीके से इस्तेवार हैं, छोटी मोटी कुर्बानियाँ दी जाती रही हैं और उसका सबूत ये है, देखें राहिल शरीफ साहब बड़ी अच्छे तरीके से गए, उनकी फिर लोग कह रहे थे पता नहीं कौन आएगा और पता नहीं एक्सटेंशन मिलेगी, बाजवा साहब भी सही तरह अपने अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो एक फातमी साहब या इनकी बुनियाद पर अगर ये समझना कि कुछ शरीफ हुकूमत हिल गई है, मरियम नवाज 1 महीने से नहीं आई है, सॉरी टू से मैं ये नहीं समझता। और इसका सबब ये है, मुबशर मैं सिर्फ बहुत ही कंक्लूडिंग वर्ड कर दूं कि पाकिस्तान में ये जो ख़ास तौर पर जो पंजाब की सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उसके लिए मियाँ साहब से अच्छा वज़ीर आज़म पंजाब हुकूमत नहीं हो सकती, इसलिए इस तरह के अप्स एंड डाउन आना, किसी को बाहर निकालने से इस खुशफहमी का शिकार होना कि मुस्तक़बिल में कोई बहुत बड़ा धमाका होगा, मियाँ साहब को घर भेज दिया जाएगा, मैं इस खुशफहमी का शिकार नहीं रहता। फवाद चौधरी साहब, योर टेक सर। साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, वो कोई शख्सी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ अप्रोच है खुसूसन नवाज शरीफ साहब की है कि वो शख्सियात को अपनी जगह पे लाते हैं, और हमने ये देखा है कि जो सिविल महकमे हैं उनमें अपने क्रोनीज लगाए जाते हैं। हमारा फेलियर क्या है सिस्टम का हमारा फेलियर ये है कि हमने जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया है अपने मनपसंद लोगों को लगा के, जो मेरिट के ऊपर भी तैनात नहीं होते थे, जिनकी सीनियरिटीज नहीं थी, जिनको नहीं होना चाहिए था। उसका नतीजा ये होता है कि डिसीजन मेकिंग सारी की सारी उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। फौज के साथ एक जो आप फौज के हामी हो या मुखालिफ हो, फौज का एक अपना मेरिट बेस्ड सिस्टम है जिसके ऊपर लोग आते हैं। चीफ वो वाहिद एक ओहदा है जहां पर वज़ीर आज़म की मर्जी चलती है, और हमने ये देखा है अब तक कि बाकी ओहदों पे चीफ की मर्जी चलती है, बाकी ओहदों पे चीफ की मर्जी चलती है। वो उन्होंने आके कर दी अपनी मर्जी से, उन्होंने 27 अपना पोस्टिंग्स कर दी, सुपरसेशन कर दी, ट्रांसफर्स कर दी, सब कुछ कर दिया। उसमें जो आर्मी चीफ, जो आर्मी के अंदर का जो सिस्टम है वहां पे 99% लोगों को पता होता है कि किसने जो है ये सीनियरिटी होगी, किसका कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो ये कहना कि आर्मी चीफ है वो अपनी मर्जी से बिल्कुल ही जीरो से ऊपर कर सकता है, वो नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी बहुत जो उसकी डिस्क्रेशन है लेफ्टिनेंट जनरल बनाने में वो उसकी चलती होगी, उसके अलावा उसका नीचे से ऊपर तक जो सिस्टम है वो बाय लार्ज जो है वो इसके ऊपर मेरिट के ऊपर बेस्ड है, कोई उससे दो राय नहीं है पाकिस्तान में। जो हम जब तक पाकिस्तान में जो इदारा बना था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा बना था, उसका मकसद यही था कि एक सिविल मिलिट्री के अंदर एक जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कोहेरेंस लाई जा सके, उसमें एक रबत लाया जा सके। वो मामला जो है वो आगे नहीं गया। अब वज़ीर आज़म साहब का ख्याल होता है कि फलाना बंदा मेरी मर्जी का लग जाए, फलाना ना लगे। आप मुझे बताएं, वज़ीर आज़म साहब का अपना जो इदारे हैं, जो सिविलियन इदारे हैं, उनमें अगर वो कोई सीनियरिटी और मेरिट के ऊपर कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं कर पा रहे तो वो आर्मी को उस तरह से क्यों बनाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि हम सिविलियन डॉन लीग्स का क्या होगा? देखिए, सिंपल बात है, राहिल शरीफ साहब का इंटरेस्ट था डॉन लीग्स के ऊपर, तो वो एक इशू था। बाजवा साहब का इंटरेस्ट नहीं उतना, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब देखना तो ये है कि क्या फौज के अंदर जो है, बाजवा साहब को आपके कहना है कि इससे प्रॉब्लम नहीं है कि डॉन लीग्स में पाकिस्तान आर्मी को किस तरह से यानी उनके ऊपर उछाला गया? अभी तक तो नहीं लग रहा कि जो फौज है वो उतनी सेंसिटिव है इन मामलात के ऊपर जितनी के पहले थी। अब उस तरह का जो एम्फेसिस है वो भी नजर नहीं आ रहा। जो राहिल शरीफ साहब के दौर में काफी एम्फेसिस था इस बात के ऊपर कि पता चले कि अब तो देखे ना, तकरीबन 1 महीना हो गया है डॉन लीग की रिपोर्ट जो है वो चौधरी निसार साहब के पास पड़ी हुई है, वजीर आजम भी उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको रिलीज नहीं की जा रही। सो फौज की वजीर आजम ने नहीं पढ़ा सर, वो अंग्रेजी में लेकिन बहरहाल ये अभी हमें नहीं पता कि वो क्यों रिलीज नहीं हो रही, और फौज से ज़ाहिर शेयर की गई होगी।
फौज ने भी इम्फेसिस नहीं किया कि उसको शेयर किया जाए। तो हमें नहीं पता फ्रैंकली कि इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है फौज की, ठीक है, आते हैं इस पे। या ना। मारवी शर्मा साहब, योर टेक। जी शुक्रिया मुबशर साहब आपका। मैं तो सिर्फ मतलब मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखती हूँ जिनका ये जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये जो डॉन लीक्स का एक मुद्दा बनाया गया, इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मेरा तो ये ख्याल था, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी आ रही। आई थिंक फ़ोन बंद हो गया। जी आप बोलें। मेरा तो ये ख्याल था कि ये जो सिरिल की रिपोर्ट थी, मुझे तो इसको पढ़ के बहुत खुशी हुई थी और बहुत से लोग थे जिन्हें पढ़कर खुशी हुई थी, ये जानकर के अस्करी जो हमारे लीडरशिप है उसके अंदर इतनी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं कि जी कहीं पर भी आप हमें ले जाएं, तमाम सूबों में हम जाने को आपके साथ तैयार हैं, और जो फॉर्मर एसेट्स थे उनको हम निगेट करने को तैयार हैं, उनको डिसॉल्व करने को तैयार हैं। तो ये तो एक बड़ी खुशाइन बात थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसको नेगेटिविटी में क्यों लिया गया। नेगेटिव ये है कि अगर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है और वो सीक्रेट मीटिंग है, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, तो वो लीक कैसे हुई है? वो तो बड़ी बहुत ज़्यादा लीक्स हुई है। बल्कि मेरा ये ख्याल है कि अभी जो हाल ही में जनरल कमर बाजवा साहब ने अपने जूनियर अफसरान के साथ मुलाकात की, उसका अहवाल जो लीक हुआ वो ज़्यादा खतरनाक है। उसके ऊपर ज़्यादा उस लीक का पता नहीं, उससे पहले ट्वीट्स के ऊपर आना शुरू हो गया और बाहर के एक जरीदे में भी जवान और अफसर भी तो आप ट्विटर पे हैं, को डिफरेंट आईडीज के साथ हैं, को फेसबुक पे हैं। तो बस यही तो बात है ना कि जी जो ज्यादा चीज सेंसिटिव थी उसका बाहर आना ज्यादा खतरनाक था। ऐसा बाहर नहीं आना चाहिए कि हमारे जो अस्करी हमारी अफवाज के जो अफसरान हैं वो क्या अपनी वही मैं कह रही हूँ। अच्छा पहली दफा नहीं आया, इससे पहले भी बहुत सारी लीक्स आई हैं। प्राइम मिनिस्टर को हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कह दिया कि जी आप फलानी तारीख से पहले वापस आए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत सी डैमेजिंग लीक जो पाकिस्तान की रियासत के लिए बड़ी डैमेजिंग है वो आती नहीं है। लेकिन ये इसमें मेरी समझ में नहीं आता कि एक तबका जो है वो क्यों इस पे इतना सेंसिटिव हुआ है। और जहां तक आपका ये सवाल है कि इसमें बचाया जाएगा किसी को या किसी को, तो मेरा ये ख्याल, मैं मुजाहिद बरेलवी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि इस तरह की बातों पर मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कोई नुकसान होगा। वो जाहिर है कि इसी तरह से कुछ कवर अप किया जाएगा। हमें ज्वाइन किया मोहसिन बेग ने, ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के रहनुमा। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बेग साहब ये बताएं कि डॉन लीक्स पे क्या बन रहा है? देखिए मैं अभी सुन रहा था, बात यह है कि इन्होंने कहा कि वो ऐसी लीक्स आनी चाहिए, या ये पढ़ के खुश हो रही थी। बेसिकली लीक्स का मुझे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं, लीक्स आनी चाहिए तो मैंने नहीं कहा। जी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि इसमें जो नैरेटिव या जो चीज कही गई कि जी इंडिया के हवाले से, वो पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ है और वो इंडिया ने बहुत अरसे उसको कैच करवाना है। इसलिए इसको इस तरीके से लीक बना के एक मेजर न्यूज़पेपर में शाया करवाना और अपने अस्करी अदारों को डाउन करना, मैं समझता हूँ गलत है। और जहाँ तक बात है कि वो रिपोर्ट कितने दिन, मेरे ख्याल में आप 1 वीक 10 दिन इंतजार कीजिए, वो रिपोर्ट आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार साहब को या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को वो रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। इसमें जो जिम्मेदारान हैं, जैसे कि परवेज रशीद साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने माफी मांगी है और बाकियों ने सारे अपना जो है इस तरीके से बयान। क्या मरियम सफदर ने माफी मांगी है? मेरी इतना है, बिल्कुल मांगी है। उसमें परवेज रशीद साहब भी, उन्होंने अपनी गलती एडमिट की है। फातमी साहब ने भी। तो एक मिनट, क्या मरियम सफदर और परवेज रशीद साहब को माफ कर दिया गया? मुझे नहीं पता कि माफ किया गया या नहीं किया गया, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने उसमें अपोलोजाइज भी किया है, उन्होंने एडमिट भी किया कि हमसे मिस्टेक हुई है। और ऐसे जिस पे कौमी इशू के ऊपर डैमेज हो, ऐसी कोई बात, और मुल्क को कास्ट किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं चाहिए जिसमें कि इंडिया शोर मचाता रहा। मुझे जरा यहाँ पे 1 मिनट बरेलवी साहब से एक सवाल पूछना है, क्योंकि बरेलवी साहब का स्टूडियो में कोई कमिटमेंट भी है, तो मैं उनसे जरा जल्दी 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। बरेलवी साहब, बात यह है कि लीक्स हो गई, लीक सब कुछ हो गया, अब तारिक फातमी साहब का नाम भी आ रहा है कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। फॉर अ मिनट लेट अस अज्यूम कि वो गलत नाम है,
क्योंकि मैं और आप दोनों कन्विंस्ड हैं कि वो गलत नाम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या डॉन अपनी जिम्मेदारियों का एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन एहसास करेगा और बताएगा कि तारिक फातमी नहीं, असल मुजरिम कौन है? देखिए, अगर उन्होंने, आपका अगर इशारा है कि असल मुजरिम यानी शरीफ फैमिली है, और शरीफ फैमिली मतलब ये कि हम उस मरीम नवाज़ को क्यों कहें, ये तो बहरहाल नवाज शरीफ ही को आप कह रहे हैं। मैं जो अपनी पिछली बात पर भी कायम हूँ मुबशर लुकमान साहब, कि ये सब कुछ हो या उससे पहले एक नहीं, मैं बेशुमार, इस वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊँ। जो मैं बुनियादी बात कह रहा हूँ, यही अगर कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, आपने देखा नहीं किस तरीके से उनकी सरजनिश की जाती थी, किस तरह उन्हें भेजा जाता था, कोर्टों में घसीटा जाता था, और मीडिया क्या क्या नहीं करता था। कितनी बार बेचारे हमारे, ठीक है, बड़ा हुआ जरदारी साहब को एम्बुलेंस में भेजा जाता था और उनके साथ क्या क्या नहीं सलूक हुआ। बुनियादी बात यह है, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो एक स्ट्रक्चर है, जो हमारा रियासती निज़ाम है, उसमें सॉरी टू से, मैं इस बैकग्राउंड में नहीं कह रहा कि मैं कोई कराची वाला हूं, मेरे नाम के साथ कोई बरेलवी का लायका लगा है, लेकिन जो कुछ भी है उसमें पंजाब की सिविलियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ है, यानी, और उसका नुमाइंदा इधर अगर आप शरीफ खानदान को समझ लें, और मैं नहीं समझता कि अब पिंडी आप पारा में कोई इस तरह की सोच पाई जाती है, और वो शायद उसका तजर्बा ये, उसकी वजह सबब ये भी है कि मुशर्रफ का फार्मूला फेल हो चुका है, वो नाकाम हो चुके हैं, वो जिस तरह का लेकर आए थे सिस्टम, इसलिए अब वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे कि वो किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजें, प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, मनवा लेंगे, माफिया करवा लेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह के ट्रैक कर रहे हैं, माजरत के साथ अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं बीच में बोल सकूं, इसलिए आप डी ट्रैक कर रहे हैं कि बात मार्शल लॉ की नहीं हो रही है। पैनामा लीक्स जो हुई हैं, ICIJ ने जो किया वो GHQ या ISPR की तरफ से नहीं हुआ, वो बाहर से आया। जो गवाल मंडी टू मे फेयर की डॉक्यूमेंट्री है वो BBC ने बनाई थी, वो ISPR ने नहीं बनाई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी इसमें किसी को शक है कि मार्शल लॉ की कोशिश नहीं हो रही। क्या पनामा लीग की बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि आपकी ये जो जुडिशरी, इसकी तारीख आपके सामने नहीं, क्या क्या नहीं हुआ? कौन सा आपकी जुडिशरी ने जस्टिस मुनीर से लेकर अनवारुल लेकर ले आए कि कोई कारनामा अंजाम दिया है, सिवाय विक्टिमाइजेशन? अगर उन्होंने भुट्टो जुडिशियल मर्डर के अलावा और गिलानी घर भेजने के अलावा अगर आप इस तरह देखें, क्या क्या हुआ है बताइए। सब बैठे हुए, असल में बात यह है भाईजान, आपके नाम में बरेलवी बाद में आता है, मुजाहिद पहले आता है, इसलिए आप तो कह सकते हैं कोर्ट के बारे में, ये मैं इस तरह की बातें नहीं करता, क्योंकि मैं और मोहसिन बेग साहब बहुत वहां पे रखने का है कि पनामा लीग से कोई, आप पनामा लीग से कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत जो लोगों ने बांधनी शुरू कर दी हैं, और जो इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मुझे तो ये लगता है कि उनको जाना ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के। जी बेग साहब, पैनामा लीक्स पे क्या लगता है, आप एग्री करते हैं बरेलवी साहब से? मैं मुजाहिद साहब की पार्शली बात से तो एग्री हूँ कि हमारी जो जुडिशरी की हिस्ट्री है वो सबके सामने है। जहन में यही सवाल आता है, दिलों में और ख्याल आता है कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको हकीकत ये बताना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने गाजिया पेपर्स की सारी जो हाई कोर्ट्स में केसेस थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिए हैं। डिसीजन मेरे ख्याल में अर्ली नेक्स्ट वीक आप मेरे ख्याल में आना चाहिए और आएगा। अब ये कहना कि जी नवाज शरीफ से आपके खिलाफ कितना आएगा खिलाफ, लेकिन वो कितना होगा आई डोंट नो, लेकिन ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि इनके खिलाफ आएगा। उसमें कितना डैमेज ये होते हैं, कितना ये बच पाए उसकी एविडेंस की बेस पे, तो ये तो भूल जाएं। मैं बरेलवी साहब को भी कहूंगा कि ये भूल जाएं कि ये पहले वाली कोर्ट्स हैं। मैं खुद उन कोर्ट्स का बड़ा डसा हुआ हूँ, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 बार भुगती है, मैंने भी भुगती हुई आपके साथ, किस तरीके से ये कोर्ट्स जो है वो ऑपरेट करती हैं। लेकिन इस केस में अगर जुडिशरी ने इनको पंजाब, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि फौज हमारी डोमिनेटेड बाय पंजाब है, इसी तरह हमारी जुडिशरी डोमिनेटेड है पंजाब से, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी डोमिनेटेड है पंजाब से। तो पंजाब जो रूलर है पंजाब के, वो ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ चीजें नहीं वेरी क्विकली, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, फवाद चौधरी साहब मुझे एक लम्हे की इजाजत दीजिएगा। बताइएगा, मुझे तो आपसे एक और सवाल भी पूछना था। मैं सिर्फ मोहसिन साहब
मोहसिन साहब से की बात का जवाब, उन्होंने जो नुक्ता उठाया है उस पर मुख्तसर अर्ज करना चाह रही थी कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक नैरेटिव जो है भारत ने बनाया, लेकिन हमें ये देखना है उससे कतई नज़र कि भारत क्या कहता है या अमेरिका क्या कहता है, हमें ये देखना हमारे अपने मफाद में क्या है। और ये बात मैं ये इसके अर्ज करी थी, खुशाइंद है कि हमारे अस्करी हल्के जो हैं अपनी गलतियों किन पर नजर सानी करने पर तैयार है और उसका बरमला इजहार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल इस पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब, मारवी सरमद साहिबा के ऊपर एक इल्ज़ाम है, वो मैं इनसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे ज़रा क्लैरिफिकेशन करवा लूँ उसकी, कि सलमान राजा साहब रोज़ टेलीविज़न चैनल्स पर आकर अपने केस को डिस्कस कर रहे हैं, कानूनी तौर पे ये गलत है, और कहा जाता है कि ये तैयारी मारवी साहिबा कराती है, मुझे नहीं पता, ये तो वही बताएंगी। लेकिन अब हो ये रहा है कि रोज़ अगर एक डिफेंस का लॉयर आके अपना केस अवाम के आगे पेश कर रहा है, जबकि अदालत में केस बंद हो चुका है और उसका सिर्फ वर्डिक्ट आना है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है और सलमान राजा का क्यों लाइसेंस अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ? कोई मैं और आप होते तो अभी तक तो हम टंग जाते। देखिए, खैर लाइसेंस सस्पेंड होना का तो वो नहीं, थोड़ा सा ऑड लगता है। सलमान हमारे दोस्त हैं बड़े, वो मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन ये साजिश वो और मारवी सरमत करते रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, मुबश्शिर लुकमान साहब, मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से मोहसिन बेग साहब ने बड़ा, मुझे लगता है मैं उनका एनालिसिस बिल्कुल सही है, और जिस तरह उन्होंने बताया है कि इसमें कोई शुबा नहीं है, और जो बरेलवी साहब ने जुडिशरी के ऊपर बात की है वो तो उन्होंने कूजे में दरिया बंद कर दिया है कि 60 साल की तारीख में हमारी जुडिशरी की तारीख जो है वो सवाए विक्टिमाइजेशन के कुछ है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौका है अपनी तारीख बदलने का, पाकिस्तान की सियासत के पास भी मौका है आगे बढ़ने का। अब देखना यही है जजेस जो है फायदा उठाते हैं इस मौके से या नहीं उठाते, या कितना फायदा जो है इसको पहुंचता है। बहरहाल पाकिस्तान को तो आगे जाना है, सिस्टम्स को आगे जाना है, और हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे। पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिक्स है उसको बेहतरी लाना जरूरी है, और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ एहतसाब का अमल कैसे शुरू हो, और कैसे लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि बड़े आदमी का भी पाकिस्तान में एहतसाब मुमकिन है, और पैनामा पेपर्स जो है वो यही एक मौका फराहम करता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मेरे साथी होंगे। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड, यू आर वाचिंग खराज तक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुजाहिद बरेलवी साहब, बात यह है कि पैनामा केस के अंदर वकला तो दोनों साइडों से बड़े कमज़ोर रहे हैं, ख़ास तौर जो पीटीआई के वकील थे वो तो मुझे लगा है कि वो कोर्ट के अंदर कम उन्होंने आर्ग्यू किया है और कोर्ट के बाहर ज़्यादा आर्ग्यू किया है। इसी तरह हुकूमत के जो नुमाइंदे थे, चाहे दानियाल अजीज़ साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों या मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, उन्होंने बाहर आर्ग्यूमेंट्स की हैं, कोर्ट के अंदर उनके वकला जो हैं वो शवाहिद देने में नाकाम रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, एक आम आदमी मुझसे ये पूछता है कि जनाब अगर इसमें किसी की सरजनिश नहीं होनी तो हमसे खबरदार कोई आके किसी ने मांगा कि घर के कागज़ दिखाओ या इनकम टैक्स दिखाओ, क्योंकि फिर हमने भी नहीं दिखाना और किसी की फिर ऐसी की तैसी, तो ये तो एक कानूनियत की एक लहर दौड़ पड़ेगी। फवाद चौधरी यहाँ बैठे हैं और भी आप लोग भी बड़ा सीनियर देखा और आप भी बड़े वकला को दिखाते रहे, क्या याहिया बख्तियार से बड़ा कोई वकील होगा? क्या अब्दुल हफीज़ पी डाडा से कोई बड़े वकील होंगे? मैं नाम लेते चले आऊँ, मेमन के पुराने बड़े बड़े हमने वकला को अदालतों में बात करते हुए देखा है, लेकिन बदकिस्मती से, और हमने ये भी देखा है कि जनरल जो हैं वो बाकायदा भेजे जाते थे हमारे जजों के पास कि ये फैसला यूँ आना है। अभी मुझे वो केस भी याद आ जाएगा। कहने मकसद ये कि ये जो एक बदकिस्मती से जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट जो चलती रही है ना, इसमें सॉरी टू से मैं बेग साहब की मान लेता हूं कि मैं मौजूदा जुडिशरी वाले में नहीं कहता, वो गठजोड़ी रहा है हमारी ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और फौज का, ये जो चलते रहे एक साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जो याहिया खान का को उस वक्त गासिब करार दिया गया, वो चला गया था, वो जुनीजो केस का जो फैसला आया वो चला गया था। मैं सिर्फ मकसद से ये कहना चाह रहा था मुबश्शिर लुकमान साहब के पनामा लीक्स में कोई पीपल्स पार्टी और चौधरी एतराज वगैरह बेवकूफ़ नहीं है,
उनको खूब तजर्बा है, मैं ख्याल जितना तजर्बा कोर्टों का पीपल्स पार्टी को है, पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफ करें उनके और उनके खानदान से और उनके जो करप्शन के हवालों से, लेकिन उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए और चौधरी एतराज तो बरमला कहते हैं मुमताज महर कानून। इसलिए इस केस का भी फैसला अगर आप पनामा लीक का, अगर जैसा कि लग रहा है इस केस से अगर फैमिली शरीफ फैमिली बाहर निकल आती है तो ये ज्यादा मजबूत होकर आएगी और फिर 2018 के इलेक्शन से पहले उनके पास तो एक बड़ा अच्छा मैंडेट होगा। देखा जी इतना सब कुछ कह रहे थे, तो सॉरी टू से मैं इस वक्त कोई जिस अगर सलमान राजा को हक हासिल है ये कहने का तो मुझे भी चले इजाजत दें कि एक सहाफी की हैसियत से ये तबसरा कर सकूं कि पनामा लीक की बुनियाद पर अगर कोई ये समझता है कि वो वज़ीर आज़म को उनके घर भेज देगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूं, हो सकता है छोटा मोटा कुछ हुआ तो वो खुशफहमी का शिकार ही कहलाया जाएगा। मोहतरम मुबश्शिर लुकमान साहब। बरेली साहब, मुझे पता है आपने एक और रिकॉर्डिंग पे जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन करासत। मारवी सरमद साहिबा, लगता तो नहीं है कि मियां साहब को सजा होगी, और मैं जो कह रहा था कि लगता है अब रोबोकॉप बनकर निकलेंगे। मुबश्शिर साहब, आपके इल्म में है कि मेरा बहुत अरसे से यही एक वेरी लॉन्ग हेल्ड, जब से ये किस्सा शुरू हुआ है तो यही एक था कि इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना नहीं चाहिए था, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए था। जो सियासी जमातें हैं एक नैरेटिव बिल्ड करने में करप्शन के ख़िलाफ़ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, जो इतनी दौलत बनी और वो बग़ैर किसी यानी किसी ने जांचा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं और इस तरह से बाहर चली गई, अब उसको अदालतों में कैसे आप साबित करेंगे 20-25? वो बहुत मुश्किल होगा, वो साबित नहीं होगा और फिर होगा यही कि ये यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हर जगह यही पे बोलेंगे देखिए हमें तो क्लीन चिट सबसे बड़े हमारी अदालती निज़ाम से भी मिल गई। तो मेरा ये ख्याल था कि इसको ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए था इस मुल्क में सिस्टम के जो सुगम है उनको दूर करने के लिए। उसमें पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल किया जाता, मीडिया को इस्तेमाल किया जाता, रायामा को इस्तेमाल किया जाता और ख़ास तौर पे खान साहब जैसा एक लीडर हमें मैसर था जो मेरा उनके साथ आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही मकबूल लीडर है। वो इसमें कौम को लीडरशिप मुहैया करके एक बयानिया बना सकते हैं। बयानिया जो है जो बना है वो इंतहाई उसमें बेइंतहा सुकम है। ये बयानिया ऐसा होना चाहिए था जिसका आखिर में रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा होता, कोई ऐसा सिस्टम जो है वो इवॉल्व होता जिसके तहत ये तमाम चीज़ें, ये तमाम लीकेजेस जो हैं जिनकी वजह से लोगों ने इतना इतना पैसा बनाया और वही लोग जो फैसला साजी करते रहे इस मुल्क में, हमारे किस्मतों के फैसले करते रहे, वो खुद से रिसोर्सेज के ऊपर काबिज रहे और उन्होंने इस तरीके से दौलत जनरेट की। मेरा ये ख्याल है कि इसका सद्देबाब होना चाहिए था, इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। मगर अजीब बात है मुबश्शिर साहब कि पार्लियामेंट के अंदर कवानीन, एंटी करप्शन के कवानीन पर तो बात ही नहीं हो रही। किसी ने ये मुद्दा ही नहीं उठाया कि नैब को या तो डिसॉल्व करें या इसको वो करें। ये पार्लियामेंट में कहाँ बात हुई? जहाँ पार्लियामेंट में जब बात हुई, सेनेट के अंदर बात हुई, तो वो फिर कमेटी को दे दी कि उसके ऊपर कोई कानून साजी ही नहीं हो, यानी ये हमारे कानून साजी के एजेंडे पर ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा? या तो ये कानून साजी होती कि जो इंटीरियर के अंडर जो इदारे हैं जैसे FIA है वो उसी मिनिस्ट्री के अंदर है, अंडर है, उसी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में शामिल है वो मिनिस्टर, उसके अंडर वो इदारे, वो कैसे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे? तो कोई निज़ाम के ऊपर बात होती कि किस तरह से इनको इंडिपेंडेंट किया जाए ताकि इस किस्म के केसेस का खुद ही से आज खुद नोटिस लें और उसके ऊपर आज खुद तफ्तीश शुरू करें। मगर उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करें, हम तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए। क्यों बेग साहब? थोड़ा सा इनसे इख्तिलाफ करूंगा। बेसिकली एक जुडिशरी हायर जुडिशरी का ही फॉर्म था जहां पे इनका केस लेके जाया जाता। इन्होंने खुद ही निगेट किया है कि सारे इदारे स्टेट के जिस इदारे थे वो फंक्शन नहीं कर रहे। जुडिशरी ने भी इसके ऊपर पॉइंट आउट किया, पॉलिटिशियंस ने, इमरान खान साहब ने भी इसको उठाया कि सारे, जैसे कि अभी आप पहले बात कर रहे थे कि सारे इदारों के हेड तो इनके हैंड पिक्ड हैं, तो इनके अपने ही पंटर हैं। मकसद ये है कि इनका जो केस है करप्शन का, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में गया और ये अपनी करप्शन को डिफेंड नहीं कर सके, अपना सोर्स नहीं बता सके। पार्लियामेंट में तो मेजॉरिटी जो डेस्क बचाने वाले वो इनके लोग हैं। पार्लियामेंट तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो तो नाकाम हुई, वहां तो कोई चीज होती नहीं, कोई बिल पास नहीं होता। मेजॉरिटी लोग पढ़े लिखे नहीं है। आप इन MNAs का हाल उठा के देखिए, वो तो अपने लीडर के पीछे डेस्क पर जाते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी
मैं मान लेता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनको इनके हक में फैसला दे देती है, तो मुझे बताइए कि आप वाशिंगटन जाएंगे, आप कहां जाएंगे? अगर अदलिया भी इनका हिसाब नहीं करती, एहतसाब नहीं करती, नैब तो इनकी अपनी है, एफआईआर इनकी अपनी है, वो वहां तो इनके खिलाफ क्या हो सकता है? वो तो इनके मतहत दोगे। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ना उसी को ठीक करना है ना, इस तरीके से चलाना, मैं समझता हूँ दुनिया अंधी नहीं है, आवाम देख रही है, आवाम के आगे जुडिशरी भी एक्सपोज होगी और ये एक इनकलाब की तरफ जाएगा अगर जुडिशरी इनको क्लीन चिट देती है, जो कि मैं मानता हूँ नहीं मिल सकती। तो बेसिकली ये एक सुप्रीम कोर्ट वाहिद अदारा था जहां आप जा सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं और इनको एक्सपोज कर सकते हैं, और ये एक्सपोज हो गई हैं। इन्होंने जितनी झूठ बोला पार्लियामेंट के अंदर, अपनी स्पीच कौम के सामने जो की, उसमें जो झूठ बोला, इन सारी फैमिलीज के आप बयानात उठा के देखिए, वो आप कहाँ लेके जा सकते हैं? मीडिया में तो पिछले 8 माह से आ रहा है, अब मीडिया कितना इनको एक्सपोज करेगा? एक मिनट फवाद चौधरी साहब, सजा कैसी? ये सजा तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उसके बाद सारे एनालिसिस आ सकते हैं। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसमें मोहसिन साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी तमाम बातों से मुझे बसद एहतराम इत्तेफाक है, लेकिन मैं सिर्फ ये एंगल जो है ये लाना चाह रही हूँ कि बहुत से काम थे जो मतवाजी तौर पर करने के थे, हमने सिर्फ एक उसको कर लिया कि ये अगर शख्सी इंसाफ हो, ये एक शख्सियत के ऊपर है ना, एक शख्सियत के ऊपर फोकस है, अगर ये हो जाएगा तो हमने अज्यूम कर लिया कि सारा सिस्टम अपने आप में ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा ये कि हमें ये भी देखना होता है कि किस इदारे को इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, मारवी साहब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, ठहर जाएं, ये पढ़ी लिखी बातें छोड़ें, मुझसे जरा जट का हिसाब करें, पेंडू आदमी हूं मैं, मुझसे जरा आप आराम से बात करें प्लीज। और वो सिंपल सा बात है कि मियां नवाज शरीफ या उनके वकला ने या उनके बच्चों के वकला ने अदालत के अंदर आके ये तस्लीम कर लिया कि ये असासे हमारे, ये फ्लैट्स हमारे हैं। अब वो बता नहीं रहे कि वो आए कैसे हैं। आप लोगों के प्रोग्राम्स पे ओनर्स ऑफ प्रूफ तो उनके ऊपर है ना जी, प्रोसिक्यूटर पे तो नहीं है। लिया था। फवाद चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। चौधरी साहब, बात यह है कि उन्होंने तो एडमिट कर लिया कि हमारे अपार्टमेंट्स हैं, जी। अब प्रूफ तो उन्होंने करना है, अब तो प्रोसिक्यूटर का मसला ही खत्म हो गया। हाँ नहीं, इसमें देखें 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि उन्होंने कहा ये अपार्टमेंट है, उसकी मलकियत उन्होंने साबित करनी है। दूसरी ये है कि जो हसन साहब ने 2000 से लेके 2007 तक मिलियंस ऑफ पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट्स की लंदन में, उनकी सोर्स क्या है वो उन्होंने बताना है। तीसरा ये है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, उनको उन्होंने कहा कि वो पहले उन्होंने कहा ट्रस्टी है, एक्चुअली मरियम सफदर हैं यार, आप अपने आप को करेक्ट करें प्लीज। हाँ जी, वो अभी हमें पता नहीं है, कोर्ट में मरियम सफदर आ होती हैं, बाहर मरियम नवाज हैं, मीडिया मीटिंग जब डील कर रही होती है तो मरियम नवाज होती है। वो जाहिर है उन्होंने कई हैट्स पहने हुए हैं, अब वो पता नहीं कौन सा हैट चाहिए। अच्छा, तो बात यह है कि अब जो साबित करने वाला मामला तो हो चुका है, वो तो हो गया है, उसमें तो पाकिस्तान में शायद ही किसी को शक हो, सवाए उसके के जो बिल्कुल ही मतलब कह लेगा। अब तो PMLN के MNA MP जो है वो भी ऑफ द रिकॉर्ड शर्मिंदा ही है बेचारे के लिए, क्या इसको करना है। और जिस तरीके से जो कतरी खत आया है, कतरी खत के ऊपर तो फैमिली को खुद भी यकीन नहीं है, सारी रात बैठ के एक दूसरे पे जो है वो सुनाते हैं कि किस बेवकूफ का आइडिया था, वो अकरम शेख साहब ने मरवा दिया उन्हें। बहरहाल वो अब जो केस है वो साबित होने का तो मसला है नहीं, एक्सटेंट का मसला है कि कोर्ट किस एक्सटेंट तक जाती है इस सारे कजिए को सॉल्व करने में। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जो है वो हो जाएगा। अभी मुझे बताया जा रहा था कि जज साहबान ने बाहर लॉन में मीटिंग की, क्योंकि अंदर खदशा है कि किस तरीके से वहाँ पे IP और जैसे इदारे जो है वो बग कर रहे हैं। तो जज साहबान जाहिर है कि अपना बड़ा इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई कर रहे हैं, किसी को वो खातर में नहीं ला रहे। और बड़ा अब ये उन्होंने बग्स की वजह से किया है कि धूप सेक रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल अंदर हीटर भी होगा, लेकिन आज उन्होंने जो मीटिंग की है, आजकल मीटिंग जो की है वो लॉन में की है, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में। ओके, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, मोहसिन सरवन मेरे साथ ही हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब लास्ट क्वेश्चन आप दोनों हजरात से, आपके ख्याल में मारवी सरमद साहिबा, पहले आप। खातून और हजरत से। जी, खातून और हजरत से, सॉरी, बल्कि खवातीन और हजरत भी कह लेता हूँ, आप कहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वैसे ही डरता हूँ आप लोगों से। एक तो आप जर्नलिस्ट हैं, ऊपर से तजियाकार भी हैं।
अब तो सियासतदान एंकर्स बनना शुरू हो गए। एंकर्स को मेरा ख्याल है एक्टिंग और पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। बट मारवी सरमद, क्या मियां नवाज शरीफ को सजा होगी इस केस में कि नहीं होगी? मुबशर को अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहूँगी, स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन अगर आप तज्ज़िये की बात पूछते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि इस केस में अगरचे बहुत से सुकम रहे हैं जो उनका केस है नवाज शरीफ साहब का और उनके बच्चों का, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरह के एविडेंसेस आए हैं कि जिससे ये साबित हुआ है, ये साबित हो गया है बग़ैर किसी शक व शुबे के, बिला शक व शुबा साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वाकई मुजरिम है और उन्होंने किसी जुर्म करके ये पैसा जमा किया पहले और फिर उसके बाद बाहर वो भेजा। अलबत्ता उनकी गलत बयानियां बहुत सी सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर ये केस जरूर किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन में 62-63 का केस कर दिया जाए। और यहाँ पर मेरा नवाज शरीफ साहब के ऊपर डायरेक्टली इतना दम है इलेक्शन। ये आप ऐसी बात कर रही हैं कि SHO बिम्बर से कह दो कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर पे एक पर्चा काट दे, FIR काट दे। इज दैट पॉसिबल? तो अदालत भी वही है, वो अदालतें भी वही है। मैं मुजाहिद साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करती हूँ। इसका मतलब है आपको अदालत पे एतबार नहीं है? यकीन करें कि PMLN को नहीं, मतलब मुझे एतबार है पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोनेज का सिस्टम है और जो हर इदारे में घुसा हुआ है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमेशा काम करता है। अदालतों को खैर रहने दें, बट बेग साहब योर टेक सर। अच्छा जी, मेरा टेक तो बड़ा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग इन्होंने एडमिट करके कि ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं, इन्होंने प्रीएम्प्ट किया, पहले इंटरव्यूज दिए और फिर इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर लिया कि ये प्रॉपर्टीज इनकी है। लिहाजा जब प्रॉपर्टीज इनकी है, ये एडमिट ना करते तो इन पे केस ना चलता। इन्होंने एडमिट किया, प्रूफ नहीं कर सके कि पैसे कहाँ से आए, जिसकी वजह से कतरी भी आ गया, जिसकी वजह से दुबई आ गया। बेसिकली केस इज प्रूवन कि ये पैसा इन्होंने तरीके से कौम का चोरी किया। उसमें आप वो एफिडेविट देख लीजिए, हुदैबिया केस देख लें। हुदैबिया केस उन्होंने हाई कोर्ट से मंगवा लिया है, उसी की बेस पे फैसला होगा। और जो एविडेंस कोर्ट को चाहिए थे कि आप प्रूव करते कि आपने बेग साहब, लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, क्योंकि आपके सवालों से सवाल निकल रहा है। अगर इतनी ही बात थी तो असगर खान केस का तो फैसला आ गया, वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ? देखिए नहीं, मैं आपको बता दूं कि वो जुडिशरी पुरानी थी, चली गई। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, जुडिशरी को भी अपने आप को ठीक करना है। जुडिशरी अभी तो लोग, आपको पता है, आम फैन में कहते हैं कि जज ही कर लो, वकील नहीं, ऐसे बात नहीं करते, हम टीवी पे नहीं कर सकते ऐसी बात। ये चीज खत्म होनी है, इस मुल्क में आगे जाना है। लेकिन मोहसिन साहब, वो जो ये जो फैसले का जिक्र कर रहे हैं मुबशर साहब, ये भी तो चौधरी इफ्तिखार के जमाने में आया था ना। वो भी अपने आप को ये कहते थे नई जुडिशरी है, पुरानी दफन हो गई, नजरिया जरूरत दफन हो गया। लेकिन आप देखें कि फिर वो भी नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। तो नहीं, सुन लीजिए, जस्टिस इफ्तिखार साहब के मामला डिफरेंट थे। उन्होंने जो रियायतें और जो जुडिशियल सिस्टम का बेड़ा गर्क किया, वो अगले 10 साल तक ठीक करने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने जस्टिस साहबान की भर्ती की, जिस किस्म के फैसले दिए, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुए, वो सबके सामने मौजूद है। ठीक है, मारवी सरमद आपका, आपके हक में आएगा। मोहसिन बेग आपका, मुजाहिद बरेलवी, समी इब्राहिम, फवाद चौधरी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं कहूँ आपको कि लग ये रहा है कि जो फैसला आएगा ये कमीशन की तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है बज़ाहिर जो उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी जब मैंने डिस्कस की डिफरेंट लॉयर्स से, तो उसमें मुझे ये लगा है कि ये फैसला जो है एक कमीशन की तरफ जाएगा। कमीशन में दीगर इदारे जो हैं और वो सारे मिलकर कोई एक बंदा उसको हेड करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब नैब और FTR का बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और उनके चेयरमैन का, तो इसका मतलब है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इनमें से कोई जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करवाया जाएगा उस इंक्वायरी के लिए या नहीं? दैट इज़ अ क्वेश्चन जो सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।